तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संबल स्टडीज़ में। तो आज हम लोग अभी स्टडी कर रहे थे डेटा इंटरप्रिटेशन में दो चीज़ों का स्टडी हम लोग कर चुके हैं, एक टेबुलेशन का और दूसरा हमारा जो आयत चित्र होता था, जो बार डायग्राम या बार ग्राफ का। अब आज हम स्टडी करेंगे पाई चार्ट के बारे में। डेटा इंटरप्रिटेशन का जो अगला पार्ट है वो पाई चार्ट होता है या पाई ग्राफ कहते हैं इसको। पाई ग्राफ या पाई चार्ट इसको हम कहते हैं। तो पाई चार्ट के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग इसको समझना शुरू करते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आलेख का ठीक से अध्ययन करें और डेटा के आधार पर उत्तर दें। कंपनी का कुल व्यय 35,50,000 रुपये है। इन्होंने कहा कि एक कंपनी का कुल जो एक्सपेंडिचर है, कुल व्यय है, वो 35,50,000 रुपये है। ये 35,50,000 रुपये है। एक कंपनी का उन्होंने टोटल एक्सपेंडिचर बता दिया 35,50,000 रुपये है। और एक ग्राफ बना दिया उन्होंने, पाई डायग्राम। कहने लगे इसका स्टडी करो और आप आंसर दीजिए जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन्होंने कहा कि ये 25% है, ये 25% ये खर्च होता है इसमें वेतन में, यानी सैलरी देने में, लोगों की सैलरी देने में ये खर्च होता है। 26% जो है इसका ये खर्च होता है इलेक्ट्रिक बिल में या बिजली के बिल में। इलेक्ट्रिक बिल को पे करने में, बिजली के बिल को पे करने में इनका 26%। 14% कच्चा माल आता है। 14% जो कच्चा माल है या रॉ मटेरियल है जो खरीदा जाता है, उसमें इसकी पूरे एक्सपेंस का 14% जो पोर्शन है वो जाता है। और 22% होता है जो विज्ञापन में, 22% है ये एडवर्टीजमेंट में या विज्ञापन में खर्च होता है इस कंपनी का। उसके बाद 8% इसके मेंटेनेंस में, 8% इसके रख रखाव में। कोई मेंटेनेंस का काम करवाना हुआ उसमें 8% इसका खर्च होता है। और कुछ मिसलेनियस 5% इसमें जो है ये विविध खर्चे, मिसलेनियस की कुछ अचानक जरूरत पड़ गई तो हम इस विविध वाले हेड से इसको खर्च कर लेते हैं। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि जो पाई चार्ट होता है, ये जो गोला होता है पूरा, ये पूरे 100% को दर्शाता है कि ये 100% है। अब इसमें 100% में से अलग अलग चीजें बांट दी गई। तो इसमें क्या हुआ कि ये सारों का अगर हम सम करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये 100 ही आएगा। ये हमेशा पाई चार्ट की ये खास बात होती है कि ये 100 आता है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हम इसको क्वेश्चन के तरीके से ही करना शुरू करेंगे कि क्रमशः विज्ञापन एवं रख रखाव पर कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि का अनुपात। तो विज्ञापन अनुपात रख रखाव, हमने ऐसे लिख दिया कि विज्ञापन और रख रखाव पर, क्रमशः विज्ञापन और रख रखाव पर कंपनी द्वारा खर्च की गई धनराशि का अनुपात। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसको हम लिख ले कि विज्ञापन में कितना पैसा खर्च हुआ, अनुपात रख रखाव में कितना पैसा खर्च हुआ। या हम लिख सकते हैं कि विज्ञापन में खर्च धनराशि अपान डिवाइडेड बाई रख रखाव में खर्च धनराशि। क्योंकि हम हमेशा अगर हम बटे करके करते हैं तो हमसे गलती जल्दी नहीं होती है। विज्ञापन को ऊपर लिखना है, रख रखाव को नीचे लिखना है। या हम विज्ञापन अनुपात रख रखाव लिख लिया। अब देखिए भाई, विज्ञापन में कितना खर्च हुआ था, 22% हुआ है। किसका 22%? 35,50,000 का 22%। तो 35,50,000 का 22% मतलब गुणा 22/100। अनुपात रख रखाव पर कितना, 8% खर्च होता है। किसका? 35,50,000 का 8%। तो 35,50,000 गुणा 8/100, 35,50,000 गुणा 22/100 अनुपात 35,50,000 गुणा 8/100। या हम इसको बटे करेंगे तो क्या होगा, ये 35,50,000 दोनों तरफ से कट जाएगा और ये 100 दोनों तरफ से कट जाएगा। कितना आएगा? 22/8। लेकिन ये तो अभी इसमें और 2 का भाग चला जाएगा।
अनुपात में हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ तक भाग देते रहते हैं कि जब तक कि अब वो किसी भी कॉमन फैक्टर से ना कटे। ये अभी 2 से कट रहा है दोनों, तो ये 11:2, 2 से काटा तो 2 से 11 भाग गया 22 और 2 से काटा तो 2 चौको 8, 11:4 आएगा। ये 11:4 आएगा। ठीक है, तो ये इसका हो गया अनुपात। तो हमें सवाल देखिए इतना डेटा हमको दिया था और फिर इस क्वेश्चन का आंसर करना था कि कुल व्यय का विज्ञापन और रख रखाव में खर्च हुई धनराशि का अनुपात ज्ञात करो। तो हमने इस राशि का निकाला और इसका अनुपात निकाल लिया। देखिए इसको एक इस तरीके से भी सीधे सीधे कर सकते हैं कि विज्ञापन पर खर्च हो रहा था 22% और रख रखाव पर 8% का खर्च हो रहा था। जब भी हम प्रतिशत करेंगे तो हम बटे 100 करेंगे, तो बटे 100 जब करेंगे तो अगर अंश और हर में दोनों 100 कट जाएगा। इसी तरीके से हम किसका 22% निकालेंगे, जो पूरी धनराशि का, ये भी अंश में भी रहेगी और हर में भी रहेगी, यानी न्यूमरेटर में भी रहेगा और डिनोमिनेटर में भी रहेगा। तो क्या हुआ, ये भी कट जाएगा। तो हम सीधे सीधे ये कर सकते हैं कि विज्ञापन और रख रखाव पर 22% गुणा अनुपात 8% आ जाएगा, यानी 22:8 आया। और इसको हम लिखे हैं 11:4। इसको हम 11:4 लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, तो ये 11:4 का अनुपात आएगा। तो हम सीधे 22 और 8 का ही अनुपात निकालकर बता सकते हैं, क्योंकि हम सवाल करते करते हमको ये अनुभव हो जाता है कि ये धनराशियाँ तो कट जाएंगी। तो जब कट जाएंगी तो उनको लिखने से और इस कैलकुलेशन को करने से हमें हमारी ज़रूरत क्या है। तो चलिए, ये तो एक क्वेश्चन था जिसमें जो इस डेटा के माध्यम से पूछा गया था। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपर्युक्त चार्ट में कंपनी द्वारा वेतन पर खर्च की गई धनराशि क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि वेतन पर खर्च कितना हुआ, मतलब कितनी धनराशि वेतन पर खर्च हुई। तो वेतन पर हम देख रहे हैं कितना होता है 25%। किसका 25%? जो कुल खर्च है उसका 25%। कुल खर्च कितना है 35,50,000। तो हम सीधे सीधे 35,50,000 का 25% हम इसको निकाल देते हैं। 2 जीरो कट गए, 2 जीरो इससे कट गए और ये 25 का गुणा होगा तो 25 जीरो 25 पंचे 125, तो 12, 25 पंचे 125 और 10 135 और 2 137, तो 13 और 25 का 75, 10 85 और 3 88। देखिए इसमें 8,87,500 मुझे लग रहा है यही आंसर आएगा, 8,87,500। तो इतना रुपया खर्च हुआ वेतन पर। तो इसका भी आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। देखिए इन ग्राफ्स में चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे वो बार डायग्राम हो, चाहे वो लाइन ग्राफ हो, इसमें होता क्या है कि डेटा सब वही होता है और हमें केवल चार्ट चेंज हो जाता है। क्वेश्चन भी उसी तरह के पूछे जाते हैं, केवल चार्ट बदल जाता है। तो हमने इसको ये कर लिया। अभी इसमें पॉपुलेशन पूछ सकता था कि एक शहर की पॉपुलेशन 10 लाख है, उसमें 5% बच्चे हैं, 20% उसमें युवा हैं और ऐसे करके परसेंटेज में इतने परसेंट महिलाएं हैं, इतने परसेंट लड़कियां हैं, इतने परसेंट टीचर हैं, मतलब ऐसे करके वो कोई भी डेटा बना सकते हैं कि 20 लाख पॉपुलेशन थी, इतने 80 साल के ऊपर थे, इतने 60 से 80 साल के बीच थे, इतने 40 से 60 साल के बीच थे और इतने परसेंट लोग उसमें थे। तो आप पूछ देता कि बताइए कि 40 से 60 साल के बीच की उम्र के कितने लोग थे। तो हमें जो पॉपुलेशन दी है उसमें जितना परसेंट हो उस परसेंटेज को निकालना होगा। ऐसे ही ये कारों के उत्पादन का सवाल दे सकता है इसी फ्रेम में, या इसमें कारों की बिक्री का सवाल दे सकता है इसी फॉर्मेट में। तो बहुत सारा इसमें क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर है तो आप इसको कर पाएंगे। तो ये आपने सवाल कर लिया कि वेतन पर कंपनी का कितना रुपया खर्च होता है, तो इस तरीके से हम कर लिए। और अगला सवाल इससे पूछा है कि कंपनी द्वारा कच्चे माल एवं बिजली पर खर्च की गई धनराशि क्या है। कच्चे माल और बिजली पर खर्च की गई कुल धनराशि क्या है। भाई देखते हैं, कच्चे माल और प्लस बिजली, कच्चे माल पर और बिजली पर कुल धनराशि
कितनी खर्च हुई ये पूछ रहा है। तो कच्चे माल पर कितना खर्च होता है? ये कच्चे माल पर 14% होता है। किसका 14%? 35,50,000 का 14%। तो हम क्या करते हैं, 35,50,000 का हमने 14% निकाल दिया, इंटू 14/100 किया, और प्लस बिजली पे कितना खर्च होता है? 26% होता है। वही 35,50,000 का 26%, तो इतना इंटू 26/100, 35,50,000 गुणा 26/100, तो ये आ गया 26%। अब इसको हम जोड़ देंगे, 35,50,000/100 तो हम कॉमन ले सकते हैं इसमें कि 35,50,000/100, ये तो कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा? 14 + 26, 14 + 26 कितना हुआ? 35,50,000/100 गुणा 26 और 4 30 और 10 40, 40। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 एक 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 4 का 0, 4 का 0, 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22 हासिल 2, 4 का 12 और 2 14, यानी 1,42,000 रुपये। ये 1,42,000 रुपये जो आ गया, ये इसका आंसर होगा कि कच्चे माल और बिजली पर कुल खर्च कितना हुआ। तो हम इसको अलग अलग, इसको कैलकुलेशन करें, फिर इसको कैलकुलेशन करें, फिर दोनों को जोड़ें। इससे बेहतर है कि हमने इस तरीके से करके और कॉमन निकाल लिया। कॉमन फैक्टर निकालना तो हम लोगों ने सीखा है, जानते हैं कि कॉमन फैक्टर 35,50,000/100 इसमें भी है और 35,50,000/100 इसमें भी है। अंदर हमारा 14 + 26 बचा जो 40 के बराबर होता है, और हमने इसको सॉल्व किया तो 1,42,000। अब देखिए, इसी को अगर हम ये समझते कि बिजली पर खर्च पूछा था और कच्चे माल और बिजली पर कुल खर्च कितना हुआ पूछा था, तो हम यहाँ से देखें कि बिजली पर 26% हुआ था, कच्चे माल पर 14% हुआ था, तो टोटल कितने परसेंट हुआ? तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये 40% हुआ, यानी टोटल खर्च हमसे पूछा है और टोटल खर्च कितना हुआ? 40% हुआ। किसका 40%? 35,50,000 का 40%। तो हम ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, गुणा 40/100। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो भी हम इसको निकाल सकते हैं, ये भी आंसर उतना ही आएगा जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। 1,42,000, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो भी वही आंसर आता है। तो हम अपनी ट्रिक्स और अपने उससे देखते हैं कि हम कैसे क्वेश्चंस को, हमारी अप्रोच क्या है सॉल्व करने की। अगर हमारी अप्रोच सही है तो हमको ये सारे सवाल आ जाएंगे और इसमें कोई भी सवाल हमें कठिन नहीं लगेगा। तो ये एक सवाल हम लोगों ने करके देखा। आइए देखते हैं एक और इसी तरह का एक और सवाल करके और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह के क्वेश्चंस को, पाई चार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है कि द बिलो पाई चार्ट शोज द सेल ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स इन अ डे फॉर ए शॉप। कह रहा है एक पाई चार्ट दिया है जिसमें सेल ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स, एक फलों की दुकान है, इन अ डे फ्रॉम ए शॉप, मतलब एक फलों की दुकान है, उसमें एक दिन में अलग अलग तरह के कितने फल बिके, इस चीज का एक पाईग्राफ दिया हुआ है। चलो पाईग्राफ देखते हैं क्या दिया है। पाईग्राफ में वही है, बोला होगा 30% कह रहा है बनाना, ये 30% है इसमें बनाना यानी केला, 30% उसने केले बेचे, 10% ग्रेप्स बेचे, 10% ग्रेप्स, अंगूर उसने 10% बेचे, एप्पल 25% उसने क्या बेचा? एप्पल बेचा, सेब बेचे, और 15% ऑरेंज, 15% ऑरेंज, और 20% उसने अदर्स,
देखिए इसका ये 100 हो रहा होगा, 30 और 10 40, 40 20 60 5 65 5 70, 10 80 और 20 100। ये पूरा 100% ही मिलेगा आपको, हमेशा इसकी खास बात होगी कि 100% मिलेगा। तो अब ये कह रहा है कि इफ अ टोटल ऑफ 1200 kg ऑफ फ्रूट्स वेयर सोल्ड, कह रहा है टोटल कितने फल बेचे गए, 1200 kg फल टोटल बेचे गए हैं उसके लिए, टोटल 1200 kg फल बेचे गए हैं, ये भी उसने बता दिया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बनाना सोल्ड इन केजी। अब कह रहा है कि पहला क्वेश्चन दिया है कि बनाना इन केजी, मतलब कितने किलो उसने बनाना बेचा, ये कह रहा है। तो अब देखिए टोटल कितना 1200 kg फ्रूट्स उसने एक दिन में सेल किए थे, और बनाना का कितना था, 30% बनाना उसने सेल किया था। तो हमें बनाना का अगर निकालना है तो 1200 का 30%, 30%। भाई केला कितना बेचा उसने, 30% केले बेचे, किसका 30%, 1200 का 30%, तो 1200 गुणा 30/100, ये हमने काट दिया, तो 12 त्रिका 36, 360 kg। यानी बनाना का कह रहा है कि कितना केजी उसने बनाना बेचा, तो कितना आ गया आंसर, 360 kg, 360 kg उसने बनाना बेचा। अब कह रहा है कि फाइंड द सेल्स बिटवीन ग्रेप्स एंड ऑरेंज, ग्रेप्स और ऑरेंज को में क्या अंतर है, कितना उसने ग्रेप्स मतलब अंगूर और ऑरेंज की सेल में कितना अंतर है, ये इसने पूछा। तो भैया कितना अंतर है देख लो, ग्रेप्स कितना बेचा, 10% ग्रेप्स बेचता है और ऑरेंज बेचता है 15%। तो इसका दो तरीका हो सकता है, चाहे तो आप 1200 का 10% निकाला और 1200 का 15% निकाला। कैसे, 1200 का 10% हमने निकाल लिया, 1200 गुणा 10/100, ये 120 आया, और 1200 का 15% निकाला तो ये कितना आएगा, 15 दूना 30, 3 और 15 एकम 15 और 3 18, ये 180 आया, ये 180 आया, ये 120 आया। अब कह रहा है इनमें अंतर क्या है, तो डिफरेंस निकालना है तुम्हें, अंतर निकालना है, तो 180 माइनस 120 यानी 60 kg का अंतर है, इसमें 60 kg का अंतर है। 60 kg ऑरेंज ज़्यादा उसने बेचा इसके ग्रेप्स के कंपैरिजन में, तो 60 kg का अंतर आया। तो इसमें देखिए एक तो ये तरीका था कि आपने दोनों का अमाउंट कैलकुलेट किया और तब उसको घटाकर अंतर निकाल दिया, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सोचिए, थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाइए, तो आप क्या सोचेंगे कि भाई 10% तो वो ग्रेप्स बेचता है और 15% वो ऑरेंज बेचता है, तो 10% अंगूर और 15% संतरे बेचता है, तो कितना अंतर है दोनों का, 5% का अंतर है। किसका 5%, वही 1200 का 5%। तो सीधे सीधे अगर आप 1200 का 5% निकालेंगे तो ये भी आपको 12×5 = 60, ये भी 60 kg ही आएगा और आपका कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा आप उसको फील करिए, और अगर आपको इंटरनलाइज हो गया, अगर आपको समझ में आ गई बात, कॉन्सेप्ट घुस गया दिमाग में, तो आप फिर उस तरीके से नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको समय की कमी होगी और आपको एक ऐसा तरीका चाहिए होगा जिसमें आपका जो है सवाल जल्दी से सॉल्व हो जाए। इसी तरीके से इसमें तीसरा सवाल भी पूछा है, कैलकुलेट द सेंट्रल एंगल ऑफ अदर्स, कह रहा है। हाँ ये देखिए, अब ये सवाल तो थोड़ा सा आपको सोचने वाला है, जो अभी नहीं बताया हमने, कि देखिए जब ये हमने कहा कि पूरा परसेंट है वो 100% होगा। अब आप बताइए ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरा एंगल, एक सर्कल कितने एंगल का होता है। तो आपको इसने पूछ दिया सवाल में कि अदर्स जो हैं, जो अदर फ्रूट्स की सेल है, इसका सेंट्रल एंगल क्या होगा, सेंट्रल एंगल क्या होगा, मतलब ये एंगल पूछ दिया है, ये कोण कितना होगा, कि अदर्स 20% था तो वो कितना एंगल बनाएगा, सेंट्रल एंगल क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ थोड़ा सा आप अगर सोचें कि पूरा 100% होता है,
पूरा 100% होता है। और पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। हमेशा एक सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। बहुत बार ये डिस्कशन में आ चुका है हम लोगों का कि ये जो टोटल एंगल होता है, ये जो टोटल एंगल होता है ये 360 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, इसका अगला 90 डिग्री और उसका अगला 90 डिग्री, और इस तरीके से ये पूरा एक सर्कल पूरा होता है। तो अगर 100% है, आपको सवाल आ गया कि अगर 100% किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है, तो 20% किसके बराबर होगा भाई? 20% किसके बराबर होगा? 360/100 इंटू 20। अब आप परसेंट में इसको बहुत कर चुके हैं, परसेंट में इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब इसको हमने ये काट पीट कर लिया और ये आ गया 36 दूना 72। यानी ये जो सेंट्रल एंगल होगा, जो अदर्स का पार्ट है, ये 72 डिग्री का होगा। तो इस चीज़ को आप लोग, और एक चीज़ नई देखिए इस सवाल में आया कि इस पूरे एंगल का जो है 360 डिग्री होता है। कई बार इस सवाल को पूछता है कि एंगल कितना बनाएगा। ये 25 डिग्री का पूछ देगा, एंगल कितना बनाएगा। तो 100% जब बनाता है 360 डिग्री तो 25 डिग्री, तो 25% कितना एंगल बनाएगा हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कई बार जो बहुत थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का सवाल दे देते हैं तो वो इस एंगल को दे देंगे और पूछेंगे कि कितना परसेंट ये है। तो बात वही है, उसमें हम क्या करेंगे कि 360 डिग्री किसके बराबर है? 100% के। तो मान लीजिए 60 डिग्री का पूछ दिया, मान लो कह देता कि बनाना जो है 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो कितने परसेंट बनाना बेचता है? तो हम क्या देखेंगे कि 60%, जो 60 डिग्री का एंगल है वो कितना परसेंट है, इसी को हमें निकालना होगा। तो हम क्या सॉल्व करेंगे कि 360 डिग्री है 100% के, तो 60 डिग्री कितने परसेंट के बराबर होगा? यानी 100/360 और गुणा 60। सीधे सीधे सवाल है, इसमें कोई आपको बहुत दिक्कत की बात नहीं है। इसको हल कर लिया, 100/6 आया, यानी 50/3 डिग्री का 50/3%। अब इसको तुम परसेंट में इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50/3 को हल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अगर इसका एंगल दिया हो, परसेंटेज पूछे, तो हम इससे निकालते हैं कि 360 डिग्री होगा वो 100% के बराबर, तो वो एंगल किस परसेंट के बराबर है। इसमें परसेंट दिया है, एंगल पूछ दिया है, तो भी हम निकाल सकते हैं कि 100% 360 डिग्री के बराबर है, तो 20% किसके बराबर होगा। तो ये इस तरह के देखिए, ये 3 सवाल इसने पाई ग्राफ में इसमें पूछा। और चलिए अब हम एक सवाल इसमें हम लोग और करके देखते हैं इसी पाई ग्राफ का, पाई डायग्राम का, जिससे कि और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए और अगर हो सकता है कोई नई चीज़ हमको उसमें देखने को मिल जाए। तो देखते हैं अगला जो है क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, और इसको भी एक बार कर लेते हैं तो हमारा पाई ग्राफ ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि इन द समर अ सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग 400 पीपल। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 400 लोगों के बीच एक सर्वे किया गया है। गर्मियों में, किसी गर्मी की छुट्टी में 400 लोगों के बीच एक सर्वे कंडक्ट किया गया है फॉर देयर फेवरेट बीवरेजेस। किसके लिए? फेवरेट बीवरेजेस, मतलब उनका पेय पदार्थ, कौन सा उनका पेय पदार्थ फेवरेट है, मतलब पसंदीदा पेय पदार्थ। भाई किसी को कोका कोला पसंद है, कोई ड्यू पीता है, कोई पेप्सी पीता है, मतलब किसको कौन सा पेय पदार्थ पसंद है। इस बात पर इसी गर्मी की छुट्टी में सर्वे किया गया 400 लोगों के ऊपर। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डेटा। अब कह रहा है कि नीचे एक पाई चार्ट दिया है जो जिसमें वो डेटा दिया गया है। देखते हैं क्या क्या डेटा दिया है भाई। इसमें कह रहे हैं कि 24% कॉफ़ी पीते नहीं, पसंद करते हैं। 24% कॉफ़ी पसंद करते हैं। 56% टी, ये बहुत लंबा पार्ट है। ये 56% चाय या टी, ये क्या है? कॉफ़ी है। इसके अलावा कोल्ड कॉफ़ी 12% को क्या पसंद है? कोल्ड कॉफ़ी पसंद है। और
आइस्ड टी 6%, 6% को आइस्ड टी और कोल्ड ड्रिंक 2% को कोल्ड ड्रिंक। देखो भाई ये डेटा दे दिया। सवाल को फिर एक बार, सवाल को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक गर्मी में किसी एजेंसी ने, किसी आदमी ने 400 लोगों पर एक सर्वे किया और उनसे पूछा गया कि आपका फेवरेट ड्रिंक, आपका पसंदीदा पेय पदार्थ कौन सा है। तो 400 लोगों में 24% ने जवाब दिया कि हमें कॉफ़ी पसंद है, 56% ने दिया कि उन्हें चाय पसंद है, 12% ने कोल्ड कॉफ़ी के लिए, 6% ने आइस्ड टी के लिए और 2% लोगों ने कहा कि हमें कोल्ड ड्रिंक पसंद है। अब देखिए कि सवाल क्या कह रहा है। हाउ मेनी पीपुल लाइक टी, कह रहा है पहला कि हाउ मेनी पीपुल लाइक टी, चाय कितने लोगों को पसंद थी। अब देखो भाई चाय वाले लोग चलते हैं, चाय तो 56% लोगों को पसंद थी। टी पूछा है, आइस्ड नहीं पूछा, टी पूछा है, ठीक है। तो 56% लोगों को टी पसंद थी। किसका 50% निकालेंगे, 400, क्योंकि टोटल तो हमारा 400 है, 100% तो हमारा 400 के बराबर है। तो 400 लोगों का हमने निकाल लिया 56%, 0 से 0 कट गया, 4 का गुणा किया तो 4 छक्का 24, 2 4 बच्चे 20 और 2 22, ये 224 आ गए। 224 लोग ऐसे थे जिनको चाय पसंद थी और पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। इसी तरीके से पूछा है कि हाउ मेनी मोर पीपुल लाइक कॉफी दैन कोल्ड कॉफी, कह रहा है कि हाउ मेनी मोर पीपुल लाइक कॉफी दैन कोल्ड कॉफी। कह रहा है कोल्ड कॉफी से कितने ज़्यादा लोगों को कॉफ़ी पसंद है, मतलब कोल्ड कॉफ़ी और कॉफ़ी के लोगों की तुलना करनी है। और कह रहा है कॉफ़ी कितने ज़्यादा लोगों को पसंद है कोल्ड कॉफ़ी की अपेक्षा। तो देखिए कॉफ़ी कितने को पसंद थी, 24% को। कोल्ड कॉफ़ी कितने को पसंद थी, 12% को। तो जब 12% को कोल्ड कॉफ़ी पसंद थी तो कितने ज़्यादा लोगों को पसंद थी कॉफ़ी, 24 में से 12 घटा दिया तो 12% तो बचा। मतलब ये डिफरेंस कितना आएगा, 24% माइनस 12%, ये कितना आएगा 12%। या फिर अभी जैसे हमने पिछले सवाल में बताया कि आप 400 का 24% निकालिए, फिर 400 का 12% निकालिए और फिर दोनों को घटाइए। तो हम क्यों उसको करेंगे, हम तो 24 में से 12 घटा देंगे, यानी 12% को ज़्यादा लोगों को कॉफ़ी पसंद है, कोल्ड कॉफ़ी की अपेक्षा 12% ज़्यादा लोगों को कॉफ़ी पसंद है। तो किसका 12%, 400 का 12%। अब हम 400 का 12% निकाल सकते हैं, तो इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 चौको 48, यानी 48 ज़्यादा लोगों को कोल्ड कॉफ़ी की अपेक्षा 48 ज़्यादा लोगों को कॉफ़ी पसंद है। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो इसको देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। या हम 24%, 400 का 24% निकालते और फिर 400 का 12% निकालते तो भी आंसर यही आता। और अगर आपको ऐसा कोई लग रहा है तो आप पढ़ के देख लो कि 400 का 24/, ये कितना आ गया, 400 को 16 की 6, यहाँ से देख 4 गुना 8 1 9, 96 आया। और 400 का 12%, 12/100, तो ये आ गया 12 चौको 48। तो ये आ गया 48 और ये आ गया 96। तो दोनों का अंतर पूछा है कि कितने ज़्यादा लोगों को कॉफ़ी पसंद है, तो हम 96 में से 48 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 में 8 गया 8 और 8 में 4 गया 4, 48 इसका भी आंसर आ गया। तो आप देखिए, आप क्वेश्चन को चाहे जिस तरीके से सॉल्व करें, क्वेश्चन जो है आपका आंसर एकदम सही आएगा। तो ये दोनों ही तरीके हैं। बेहतर तरीका जो मैं मेरे हिसाब से समझिए तो ये तरीका है, अगर आपका ये डेवलप हो गया है इतना कि सवाल करने का एक सेंस डेवलप हो गया है। अदरवाइज ये बेसिक तरीका है, सवाल इससे कभी गलत नहीं होगा अगर आप सही ढंग से सॉल्व करेंगे। हाँ, इसमें अगर आपने कहीं पे
पढ़ने में या समझने में गलती कर दी तो हो सकता है इसमें कोई ना कोई मिस्टेक आपसे हो जाए, लेकिन ये बहुत आसान है, इसमें कोई गलती होने की संभावना बहुत ना के बराबर है। तो अब देखते हैं कि इसी में और क्या एक क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको भी जरा एक बार हम लोग कर लें कि व्हाट इज द टोटल सेंट्रल एंगल फॉर ICT एंड कोल्ड ड्रिंक। कह रहा है टोटल सेंट्रल एंगल, उसी तरह का सवाल है जैसे पीछे हमने किया, फॉर ICT एंड कोल्ड ड्रिंक। देखो भाई ICT ये मिल गया यहाँ से, यही था ICT था 6% और कोल्ड ड्रिंक कहाँ गया 2% था, कोल्ड ड्रिंक था 2%। तो कह रहे हैं टोटल सेंट्रल एंगल क्या होगा ICT एंड कोल्ड ड्रिंक, मतलब ICT और कोल्ड ड्रिंक को मिलाकर, यानी इस एंगल की बात कर रहा है कि दोनों को मिलाकर कितना हुआ। तो ये था 6% और ये था 2%, यानी टोटल जो है हुआ 8%। टोटल एंगल क्या हो गया 8% हो गया। किसका 8% हो गया? टोटल एंगल होता कितना है 360 डिग्री, तो 360 का 8% अगर आप निकाल दीजिए तो ये इसमें आ जाएगा। इसको काट देते हैं तो इसको गुणा कर देते हैं, 8 छक्का 48, 4 8 तिरका 24 और 4 28 और बटे 10, यानी 28.8 डिग्री का एंगल इसमें आ जाएगा। तो अब देखिए कि हमने क्या किया कि इन दोनों, हमने देखा, समझने की बात है कि आप समझिए पहले कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इन दोनों के का मिला हुआ कुल एंगल पूछ रहा है। तो जब कुल एंगल पूछ रहा है हमने कुल परसेंट निकाल लिया, तो कुल परसेंट 6% ये 2% ये 8% आ गया, तो टोटल परसेंट आ गया। तो जब 8% ये आ गया तो हम एंगल 8% कौन कितना एंगल कवर करेगा? 100% कितना कवर करता है 360, पूरा तो 360 है। तो जब हम एंगल की बात करेंगे तो 100% 360 के बराबर है। और तो 8% कितना होगा? तो हम क्या 360 का ही तो 8% हमको निकालना है, कैसे भी समझ लीजिए आप, तो आपका सवाल हमेशा सही आएगा। तो ये हो गया इसका आखिरी सवाल जो हम चाह रहे थे। इतने ही तरह के सवाल ये आपसे पूछे जाते हैं पाई ग्राफ में, और अगर इतनी बातें आपको सही से समझ में आ गई हैं तो आप ये मान के चलिए कि पाई ग्राफ से संबंधित अगर कोई भी सूचना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके क्वेश्चन के गलत होने की संभावना कम से कम होगी। हाँ, आप लोगों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी गाइड बुक या जो भी बुक आपके पास है, जो भी प्रैक्टिस सीट है, उसको आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। और आप इस कॉन्सेप्ट के बल पर आप देखिएगा कि जो भी प्रैक्टिस सेट में आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो पाई ग्राफ से संबंधित या पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चंस में इतना ही, और मुझे लगता है कि आज की क्लास यहीं से बंद कर देनी चाहिए। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने और दोस्तों को शेयर करिएगा, और इसको इस चैनल को पे अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसका जब भी वीडियो आता है तो आपके लिए इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।